हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग बात कर रहे थे ज्वालामुखी की क्रिया पर कि ये ज्वालामुखी क्या होता है, किन कारणों से आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे बनने वाली स्थलाकृतियां किस प्रकार से होती हैं। हमने ये जाना था कि ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। इन बाह्य स्थलाकृतियां भी चूंकि उद्गार दो प्रकार से होता है, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार, इसलिए उनसे बनने वाली स्थलाकृतियों को भी हम केंद्रीय उद्गार के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत बांट करके पढ़ते हैं। तो केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत हम लोगों ने यह जाना था कि राख शंकु, लावा शंकु, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, लावा डाट, क्रेटर और काल्डेरा, ये जो स्थलाकृतियां हैं ये केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां हैं। वहीं ज्वालामुखी मैदान, ज्वालामुखी पठार, इसके साथ साथ ज्वालामुखी द्वीप, ये जो उदाहरण हैं, ये तीनों प्रकार जो स्थलाकृतियां हैं ये दरारी उद्गार के द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृतियां हैं। अब आज हम बात करते हैं आंतरिक स्थलाकृतियों पर कि आंतरिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं और किस किस प्रकार से उनका अध्ययन किया जाता है। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि चूंकि ज्वालामुखी की जो क्रिया है ये एक इस प्रकार की क्रिया है जो धरातल के बाहरी भाग पर के साथ साथ धरातल के आंतरिक भाग में भी घटित होती है। चूंकि हम ये जानते हैं कि ये जो दरारी उद्गार है, ये दरारी उद्गार के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो चूंकि धरातल है, जब ज्वालामुखी का लावा का प्रारंभ अर्थात मैग्मा का प्रारंभ आंतरिक भाग से होता है और ये कभी जब धरातल को तोड़ करके बाहर नहीं आ पाता, ये इसके आंतरिक भाग में ही विभिन्न प्रकार से जम जाता है, तो उससे बनने वाली स्थलाकृतियों को हम आंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत रखते हैं। अब ये जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, इन आंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत सबसे पहली जो स्थलाकृति आती है उसे हम कहते हैं बैथोलिथ। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो है उदाहरण ये बैथोलिथ का है। अर्थात इस बैथोलिथ के अंदर जब मैग्मा आंतरिक भाग में ही विशाल जमाव से के रूप में इकट्ठा हो जाता है और उससे जो ये गुंबदाकार आकृति बनती है, इस प्रकार की गुंबदाकार आकृति को हम बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। अर्थात आंतरिक भाग में यूं कहें तो ज्वालामुखी के रूप में जो लावा चट्टानों का एक बड़ा भंडार के रूप में हमें दिखाई देता है, वो बैथोलिथ के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ जो होता है कि जब मैग्मा का जो जमाव है वो शाखाओं के रूप में होता है, इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये जो शाखाओं के रूप में इस प्रकार से जमाव होता है तो उसे हम लेकोलिथ के नाम से जानते हैं। कि अर्थात जब आंतरिक भाग में मैग्मा जो है वो पेड़ की शाखाओं के रूप में जब जमाव हो जाता है तो उसे हम लेकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं फेकोलिथ, कि जब मैग्मा का जमाव आंतरिक भाग में लहरदार स्वरूप के अंतर्गत हो जाता है, इस प्रकार से यदि हम बात कहें तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये आंतरिक भाग है। इस आंतरिक भाग में यदि मैग्मा जो है वो इस प्रकार से एक गुंबद के रूप में जमा हो जाता है तो इससे तो हम कहेंगे बैथोलिथ। ये हमने पढ़ा है, हमने जानकारी इसके बारे में ली है। और जब हमने देखा कि इसका जमाव पेड़ की शाखाओं के रूप में हो जाता है, इस प्रकार से अगर होता है, ये इस प्रकार से शाखाओं के रूप में होता है तो उसे हम कहते हैं लेकोलिथ। और जब मैग्मा का जमाव इस प्रकार से लहरदार रूप के अंतर्गत हमारे को यहाँ पर दिखाई देता है तो इस प्रकार के जमाव को हम फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जब ये जो मैग्मा है इसका जमाव किसी द्रोणी के रूप में इस प्रकार से होता है कि ये एक प्रकार से द्रोणी के रूप में हो जाता है तो उस प्रकार के जमाव को हम लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये इस प्रकार से एक द्रोणी के रूप में इसका जमाव हो रहा है तो इसे हम लोपोलिथ कहते हैं। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि लहरदार रूप में होता है तो उसे हम फेकोलिथ कहते हैं, और यदि केवल एक द्रोणी के रूप में होता है तो उस प्रकार के जमाव को हम लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जब लावा जो है वो बाहर निकलने के प्रयास में धरातल के निकट आकर के धरातल के समानांतर ही इस प्रकार से जम जाता है तो उस प्रकार के जमाव को हम सिल के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां पर धरातल के निकट ही, जैसे ये हमारा धरातलीय भाग मान लीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से वो धरातल के समानांतर ही यदि इस प्रकार से जम जाता है तो इस प्रकार के जमाव को हम सिल के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यदि ये जमाव
धरातल के समानांतर न होकर के यदि ये इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप में होता है तो उस प्रकार के जमाव को हम डाइक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक भाग के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो किस किस प्रकार से जानी जाती हैं। यहाँ पर उनका शेप महत्वपूर्ण है, उस शेप के आधार पर ही हमने इनके विभिन्न प्रकार नाम रखे हुए हैं। यहाँ लिथ का अर्थ होता है चट्टानी भाग, और इसके साथ साथ वो जिस प्रकार की आकृति है उसी आधार पर उसका नाम रखा गया है। यहाँ पर बनने वाली आकृतियों की अगर हम संक्षिप्त में वापस से बात करें तो जैसे सबसे गहराई के अंतर्गत जो निर्मित स्थलाकृति होती है वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ के साथ साथ में फिर लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाइक, ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इन स्थलाकृतियों को हमने यहाँ पर जाना है कि धरातल के आंतरिक भाग में बनने वाले विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। अब इसके साथ साथ ही अब हम ये बात करते हैं कि धरातल पर ये जो ज्वालामुखियां हैं, ज्वालामुखी है, इनका विश्व वितरण हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि जो ज्वालामुखियों का विश्व वितरण है वो सामान्यतः 4 भागों के रूप में पाया जाता है। पहला कहलाता है सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहते हैं, और इस मेखला को हम फायर रिंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी या यूं कहें 2/3 ज्वालामुखी जो हैं वो विश्व के इसी मेखला के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम फायर रिंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रशांत महासागरीय अग्नि मेखला है, हम इस मानचित्र के अंदर ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रशांत महासागर है ये मानचित्र में इस ओर और इस ओर दोनों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो भाग है यानी कि अमेरिका का ये जो पश्चिमी भाग है, उसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग और एशिया का ये जो पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत ये जो ज्वालामुखी रूप में हमें दिखाई दे रहा है भाग, ये भाग ही परिप्रशांत महासागरीय मेखला के रूप में जाना जाता है। इसका जो विस्तार है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्र में है। फ्यूजियामा है, माउंट टाल है, चिम्बेर जो है, माउंट शास्ता है, ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो कि इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाने वाला क्षेत्र है, इसी कारण से इसे हम अग्नि मेखला के नाम से भी, फायर रिंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। दूसरा जो भाग आता है उसे हम कहते हैं मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट अर्थात मध्य महाद्वीपीय मेखला। ये जो भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये मध्य महाद्वीपीय मेखला के रूप में जाना जाता है। यह मेखला जो है वो हिमालय और आल्प्स की पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में फैली हुई है, और ये जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, इस भूमध्य सागर के क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो भी इस मध्य महाद्वीपीय मेखला में ही शामिल हैं, जिनके अंतर्गत एटना, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, एल्बुर्ज, ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जिनके के नाम हमें याद भी रखने हैं। तो ये तो बात की हमने मध्य महाद्वीपीय मेखला। तीसरा जो क्षेत्र आता है ये आ गया हमारा मिड अटलांटिक रिज बेल्ट यानी कि मध्य अटलांटिक कटक का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी ज्वालामुखी के रूप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोगों ने जाना था जब हमने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात की थी, उस समय पर यह जाना था कि ये क्षेत्र जो है ये रचनात्मक किनारों का उदाहरण है, अर्थात यहाँ पर से धरातलीय भाग इस ओर और धरातलीय भाग इस ओर, यानी कि ये दोनों जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक रही है, जिसके कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के हमें अर्थात आंतरिक भाग से मैग्मा का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है, जिसके कारण से हमें यहाँ पर ज्वालामुखियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये बात हमने यहाँ पर स्पष्ट भी की है कि ये मध्य अटलांटिक कटक के सहारे विस्तृत है, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटों का अपसरण होने से अर्थात दोनों प्लेटों के एक दूसरे से दूर खिसकने के कारण से दरार और भ्रंश का निर्माण हो गया, जिसके कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सेंट हेलेना है, हेक्ला, एसेंशियन, एजोर्स, आइसलैंड, ये कुछ ऐसे ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं जो कि इस मध्य अटलांटिक कटक के अंतर्गत पाए जाते हैं। चौथा जो क्षेत्र आता है वो आता है पूर्वी अफ्रीकन बेल्ट। ये जो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, ये जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दरार घाटी वाला जो क्षेत्र है, हम इसके बारे में बात करें तो ये जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है जो कि लाल सागर से होता हुआ इस प्रकार से पूर्वी भाग के अंतर्गत फैला हुआ है, जो ये मेडागास्कर तक विद्यमान है, इस भाग को हम पूर्वी अफ्रीकी मेखला के नाम से जानते हैं।
ये उत्तर में इजराइल से, दक्षिण में लाल सागर और पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी से होते हुए मेडागास्कर तक फैली हुई है। और तिबेती, किलिमंजारो, माउंट कीनिया, ये कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विश्व के अंदर ज्वालामुखी इन 4 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं: परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला और पूर्वी अफ्रीकी मेखला। ये 4 क्षेत्र ज्वालामुखियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोगों ने, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है कि ज्वालामुखी क्या है, किन कारणों से आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे बनने वाली स्थलाकृतियां, चाहे वो आंतरिक भाग में हो चाहे वो बाह्य भाग में हो, उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। उसके साथ साथ ज्वालामुखियों के विश्व वितरण पर भी हमने चर्चा की है। यहाँ पर हम एक बात और ध्यान रखें कि कुछ संक्षिप्त यो कहे सूक्ष्म ज्वालामुखी की क्रियाएं भी हमें दिखाई देती हैं, जिनको कि हम धुआरों के नाम से, गैसर के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र जहां पर आंतरिक भाग में संपर्क होने पर धुआं सा निकलता रहता है, या कहीं पर हमें जो गर्म पानी के कुंड भी पाए जाते हैं, वो भी ज्वालामुखी क्रिया के गौण उदाहरण के रूप में ही जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस विषय में ज्वालामुखी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अगले विषय पर हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।